सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि चांग गोंगयान भी अब अरीना में आ गया था जिसने जियान यून पर अटैक किया। शियाओ ने भी उसका साथ दिया क्योंकि स्वॉर्ड वैली के लोग सिनफुन ब्लड के लोगों को बहुत ही नीचा मानते थे। शी और फ्लेम बॉय भी वहां चुके थे। निंग चुआन शियाओ से जीत नहीं पा रहा था और वो कमजोर पड़ने लगा। फ्लेम बॉय ने सभी को अराजकता डिस्क से दबाने की कोशिश की पर उन सभी ने अपनी पावर से उस डिस्क को नाकाम कर दिया था। पर निंग चुआन ने उसके साथ हाथ मिला लिया था जिससे वो शियाओ को मारना चाहता था, पर शी और गोंगयान ने शियाओ को बचा लिया था। निंग चुआन ने यूसेन को भी अपनी साइड लेने की कोशिश की पर वो कामयाब नहीं हुआ और अब वहाँ क्रिएशन गेट भी ओपन होने लगा था क्योंकि शियाओ इस कंपटीशन का विजेता था। निंग चुआन इससे बहुत गुस्सा था और उसने फ्लेम बॉय के साथ शियाओ पर अटैक किया पर शियाओ ने उसे मार दिया था और अब शियाओ ने गेट ऑफ लाइट में प्रवेश कर लिया था। फिर अब हम इमोर्टल एशियन के अल्टीमेट क्रिएशन लैंड को देखते हैं जो एक अलग ही दुनिया था जहाँ एक पोर्टल ओपन होता है जिसके थ्रू अब शियाओ वहाँ गया था। उसे एक मिस्टीरियस आवाज़ सुनाई देती है जो बताती है कि निराशा अनंत काल तक बनी रहती है, यानी निराशा कभी खत्म नहीं होती, जिस वजह से इस दुनिया में मूर्ख बनना बेहतर है। उस जगह पर चारों तरफ मिस्ट मौजूद थी जिससे दूर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शियाओ को उस मिस्टीरियस पर्सन की बातों से कुछ समझ नहीं आया था। वो सोचता है कि निराशा से अच्छा है कि हम कुछ भी ना जाने और ये निराशा कभी खत्म नहीं होती। शियाओ पूछता है कि तुम आखिर कौन हो और निराशा में क्यों डूबे हुए हो, पर कोई आवाज नहीं आती। तो शियाओ गुस्से में पूछता है कि मैंने उस एशियन सेलेस्टियल कंपटीशन में जीत हासिल कर ली है और जीतने पर जिस एशियन मटेरियल प्राइज का दावा किया गया था वो कहाँ है, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वहाँ आगे वॉल ऑफ डेस्पेयर यानी निराशा की दीवार मौजूद थी। ये एक रहस्यमयी प्राचीन दीवार थी जो निराशा का संदेश देने का काम करती है। आगे से वो फॉग हट गई थी और शियाओ उस निराशा की दीवार को देख पा रहा था। शियाओ उस दीवार के करीब जाता है जिससे अब उसे विजन आने लगते हैं और वह एक बैनर वाले इंसान को देखता है जो काफी पावरफुल था और उसके फ्लैग के सिर्फ एक मुंह से ही पूरी जगह हिल रही थी। शियाओ उसकी पावर से हैरान था और बोलता है कि इसका एक मुंह हेवन एंड अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है और इस व्यक्ति की स्किल मेरी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट के लीडर से भी कहीं ज्यादा है। वास्तव में कौन होगा? लेकिन तभी ऊपर आसमान से एक लाइटनिंग गिरती है जिसका वो पेटिशनर सामना नहीं कर पाता जबकि वो इतना पावरफुल था और वो मारा जाता है। शियाओ को अब दूसरा विजन आता है जिसमें वो कई सारे प्लेनेट के बीच खुद को पाता है और उसे अपने सामने एक फायर को कल्टिवेट करने वाला एक पेटिशनर नजर आता है जिसके एक स्लेश से ही कई सारे प्लेनेट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। शियाओ ये देखकर काफी शौक था। वो कहता है कि ये अपनी सिर्फ पावर की एक वेव से कई सारे ग्रहों को नष्ट कर सकता है और ये बिल्कुल वैसा है जिसे ये अपने आसपास से धूल उड़ा रहा हो। इस आदमी का मैजिक निश्चित रूप से मेरे पहले देखे गए उस फ्लैग मैन से काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तभी कुछ डार्क लाइटनिंग एनर्जी उस फायर मैन को भी घेरने लगती है। उस आदमी की पावर इतनी ओवरबेयरिंग होने के बावजूद भी वो उस डार्क लाइटनिंग एनर्जी का सामना नहीं कर पाता और वो उस एनर्जी की वजह से मारा जाता है। शियाओ ये देखकर हैरान होता हुआ कहता है कि आदमी इतना पावरफुल था कि यह पूरे ब्रह्मांड के अनेकों ग्रहों को नष्ट कर सकता था, फिर भी ये एक साथ करके मारे जा रहे हैं। ये सभी लोग आखिर किस तरह के दुश्मन का सामना कर रहे हैं जिसकी वजह से ये डार्क पावर का मुकाबला नहीं कर पा रहे। शियाओ अब दूसरी जगह पर आ जाता है जहां उसे ड्रैगन और फिनिक्स दिखाई देती है जो मिथिकल बिस्ट होने से काफी पावरफुल थे, पर वो भी उस डार्क एनर्जी की वजह से मारे जाते हैं और बाकी के सभी 10 मोस्ट पावरफुल मिथिकल बिस्ट वहां मौजूद थे जो भी उस डार्क एनर्जी का सामना नहीं कर पाए और मारे जा रहे थे। उस पूरी जगह पर डार्क एनर्जी के साथ लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही थी और अब आसमान में से एक जायंट हैंड आगे बढ़ने लगता है। शियाओ ये देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो सभी 10 एशियन बिस्ट थे, पर फिर भी वो इस डार्क एनर्जी का सामना नहीं कर पाए और अपने भाग्य के कारण मारे गए। अगर इस दुनिया में अमरता मौजूद ही नहीं है और अगर कोई इसे हासिल नहीं कर सकता तो आखिर हमारा कल्टिवेशन का
अर्थ क्या है। दरअसल वो वॉल ऑफ डेस्पेयर शियाओ को निराश करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो आगे ना बढ़ पाए, इसीलिए वो उसे इस तरह के विजन दिखा रही थी। शियाओ को आवाज आती है कि अगर जो भी आगे बढ़ना चाहता है वो प्राचीन विरासत को हासिल कर सकता है, पर इससे आने वाले समय में एक आपदा आएगी जो पूरी दुनिया को ही नष्ट कर सकती है, जिस वजह से आगे बढ़ने में काफी जोखिम है। शियाओ समझ गया था कि यह जगह उसे निराश करने की कोशिश कर रही है। वो बोलता है कि अगर मैं पीछे चला जाऊं तो क्या मैं आपदा से बच जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ये बातें सच है, तुम बस मुझे गुमराह कर रहे हो। अगर इस दुनिया के अंत के लिए कोई एक बड़ी आपदा आने वाली है तो मैं केवल खुद को मजबूत करके ही मैं उस आपदा को रोक सकता हूँ, और मैं बिना किसी हिचकिचाहट से अपने तरीकों से आगे बढ़ना चाहता हूँ। और वो अपनी एनर्जी को कंडेंस करके बोलता है कि मैं कभी भी आधे रास्ते से पीछे नहीं हटता। मैं यहाँ जिस विरासत को हासिल करने आया था उसे मैं पाकर ही रहूंगा। और वो वॉल ऑफ डेस्पेयर पर एक पावरफुल पंच मारता है जिससे वो दीवार टूट जाती है। बाहर वो लाइट ऑफ गेट बंद होने लगता है, पर शियाओ के उस वॉल को तोड़ने की वजह से वो गेट वापस से ओपन हो जाता है। यूजेन और बाकी सभी भी ये सब देख रहे थे। यूजेन कहता है कि लाइट गेट वापस से ओपन हो गया, शायद हो सकता है कि हमारे पास भी अंदर जाने का मौका हो, और वो गेट ऑफ लाइफ की तरफ बढ़ने लगता है। वो उस गेट के अंदर चला गया था। निंगचुआन शी, जुआनी, चांग गोंगयान और वो 10 क्राउन चैंपियन सभी उस गेट के अंदर चले जाते हैं। वहीं हम बाहर फेरी बर्ज का सीन देखते हैं जहाँ कई सारे कबीले के लोग उस वाइट क्रेक को बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। वो कहते हैं कि यह क्रेक पहले से ही उस एशियन अरीना से जुड़ चुका है, जिससे वो उस गेट ऑफ लाइट को भी देख पा रहे थे। डार्क लेन का लीडर कहता है कि एशियन हेवनली अरीना में लाइट गेट दिखाई दिया है, जिससे जल्दी अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने वाला होगा। बस अब हमें अपने लोगों को अंदर भेजना होगा। भले ही वो हुआंग और बाकी के प्रेटिशनर उस गेट से ट्रेजर को हासिल कर पाए, पर जैसे ही वो बाहर आएंगे हम उनसे सब कुछ छीन लेंगे और सारे ट्रेजर हमारे होंगे। ये कहकर वो सभी हंस रहे थे। वहीं एशियन इमोर्टल के उस अरीना में भी वो क्रेक बड़े होने लग गए थे, जिससे वहां मौजूद सभी पेटिशनर परेशान होते हैं और कहते हैं कि जल्दी ये सेलेस्टियल एशियन अरीना केओस में गिरने वाला है। काओ युशेंग सोचता है कि अगर बाहरी लोग यहाँ आ गए तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। काओ युशेंग लिटिल बनी से बोलता है कि वांग ने जीत हासिल कर ली है और उन 10 क्राउन किंग में से किसी ने भी जीत हासिल नहीं की, फिर भी वो अंदर चले गए। जरूर इस गेट ऑफ लाइट में कुछ खराबी है, और अगर शियाओ के साथ उन लोगों ने अंदर कुछ बुरा करने की कोशिश की तो शायद मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, और हो सकता है कि मुझे भी कुछ ट्रेजर मिल जाएंगे। इसीलिए मैं भी इमोर्टल बनने के मौके को तलाशने के लिए अंदर जाना चाहता हूँ। लिटिल बनी मान जाती है और काओ युशेंग भी अब उस गेट ऑफ लाइट के अंदर चला जाता है। बाकी के पेटिशनर भी ये सब देख रहे थे। वो कहते हैं कि आखिर वो मोटा आदमी अंदर कैसे चला गया। लोग बातें करते हैं कि जरूर इस गेट ऑफ लाइट में कई सारे ट्रेजर मौजूद होंगे, और हो सकता है कि उन ट्रेजर को हासिल करना भी एक कॉन्टेस्ट की तरह हो, जिससे योग्य लोग ही उसे हासिल कर पाए, जिससे हमारे पास भी उन ट्रेजर को हासिल करने का मौका हो सकता है। और वो पेटिशनर भी तेजी से गेट ऑफ लाइट के अंदर जाने लगते हैं। वहीं अब हम शियाओ को देखते हैं जो उस वॉल ऑफ डेस्पेयर के अंदर जाते हुए अब अल्टीमेट क्रिएशन लैंड के 9 हेवंस स्टोन स्टेप्स पर पहुंच गया था। शियाओ आगे बढ़ते हुए सोच रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं हेवन में पहुंचने वाला हूं, क्योंकि वो जगह काफी खूबसूरत लग रही थी। उस जगह पर एक फेरी टॉम्ब मौजूद था जहाँ एक पोर्टल मौजूद होता है। शियाओ उसके अंदर चला गया था, जिससे अब वो हजारों कॉफिन से भरी हुई एक जगह पर आ गया था। ये जगह एक इमोर्टल सिमेट्री अंडरग्राउंड पैलेस था। शियाओ महसूस करता है कि वहाँ मौजूद हर एक कॉफिन इंटरनल एनर्जी से घिरा हुआ है, यानी इन लोगों ने अपने जीवन काल के दौरान इमोर्टल एनर्जी को कल्टिवेट किया होगा और ये सभी निश्चित रूप से इमोर्टल रहे होंगे। शियाओ महसूस करता है कि उन कॉफिन में किसी के भी सर मौजूद नहीं है, जिससे अब उसे पुरानी यादें याद आती है, जिसमें वो डार्क एशियन शिप को देखता है, जिसमें जब वो आगे बढ़ा था तो उसे कई सारे लोगों के वहाँ कटे हुए सर नजर आए थे। शियाओ सोचता है कि जब मैं उस एशियन क्रिएचर का पता लगाने की वजह से एशियन शिप पर पहुँच गया था तो वहाँ कई सारे कटे हुए लोगों के सर मौजूद थे। क्या ये लाशें उसी जगह से आई होगी और इनके सिर्फ बॉडी को ही इन कॉफिन में बंद किया गया। शियाओ को वहां सामने सेलेस्टियल एशियन रियल्म के पैटर्न दिखाई देते हैं।
शियाओ सोचता है कि हो सकता है कि मुझे एक अल्टीमेट फॉर्च्यून यानी परम भाग्य मौजूद हो, और शियाओ को वहां ऊपर एक बॉक्स भी नजर आता है जिसमें ही वो एशियन ट्रेजर हो सकता था जिसको इस अरीना का चैंपियन हासिल कर सकता था। शियाओ उस ट्रेजर के पास ऊपर पहुंच जाता है पर वो काफी सारी एनर्जी से घिरा हुआ था। शियाओ जानता था कि वो उसे इतनी आसानी से हासिल नहीं कर पाएगा, इसीलिए अपनी डालुओ इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और अपने थंडर गॉड आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है और उस बॉक्स को छूने की कोशिश करता है, पर उस बॉक्स से तेज एनर्जी वेव बाहर निकलती है जिससे वो काफी दूर हो जाता है। मिस्ट्रेस वॉइस उसे बताती है कि अगर तुम इस ट्रेजर को लेना चाहते हो तो ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम इसे लेने के लिए योग्य हो या नहीं। और वहाँ चारों तरफ एनर्जी मूव करने लगती है और कई सारी बॉडी एनर्जी शियाओ को घेरने लगती है और एक जायंट कोल्ड्रॉन वहाँ प्रकट हो जाती है। शियाओ सोचता है कि क्या कोल्ड्रॉन मुझे रिफाइन करना चाहती है। तभी उससे कोल्ड्रॉन की एनर्जी की वजह से एक वर्ल्ड स्टोन क्रिएट होता है जो एक लेजेंडरी युआनशांग डिवाइन मटेरियल था जो तेजी से शियाओ की तरफ बढ़ने लगता है। शियाओ से एक पावरफुल पंच मारने जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।